गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस से 2025-24 में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी 2022 का। अगर इससे पहले आप देखना चाहें तो हमारे जो लेक्चर्स हैं 2023 का पेपर, 24 का और 25 के, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिनके फाइनल आंसर्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो उन लेक्चर्स को भी आप इस सीरीज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बीना नदी निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना बेतवा नदी की सहायक नदी है, आपको ये ध्यान रखना है। और बेतवा नदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियों में धशान है, मालिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका आंसर होगा, इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें निम्न में से, तो मंडला जो है इसका आंसर सही होगा। अगर स्थान के रूप में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और जिले के रूप में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है। अखरानी और मथवार पहाड़ियां के मध्य निम्न में से कौन सी नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र, इनमें से अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये 2021 के अनुसार है, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट सर्वाधिक है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं। बालाघाट के बाद में आप देखेंगे तो श्योपुर है और फिर उमरिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आंसर में आपका श्योपुर है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुएं और ट्यूबवेल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के लिए इम्पोर्टेंट साधन या सोर्सेस के रूप में काम करते हैं और लगभग 68.15% जो है वो कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। कैनाल्स या नहरों के माध्यम से 17.29%, पॉन्ड्स या लेक 2.72 और अदर्स 11.84% होती है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में उनके कथनों में कौन सा गलत है? तो सुक्ता, बैतूल, ये आपका गलत है, जबकि वारणा, रायसेन, कोलार, सीहोर और पुनाशा, खंडवा ये आपके सही हैं। आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। सुक्ता परियोजना खंडवा जिले में है, ये बैतूल जिले में नहीं है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयरन ओर की बात करें तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जैसे पहला है लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, यही आंसर गलत है। हेमेटाइट का जमाव है, सिलिका और अभ्रक यहाँ के जमाव में छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भंडार घट गए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश में देखिए बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, बिल्कुल गलत है, तो सेकंड आप हटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी है और उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार, तो मैग्नीज के लिए जो बड़े भंडार हैं वो आपके बालाघाट जिले में हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा तो उड़ीसा, कर्नाटक में भी मैग्नीज का भंडार है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है और भारवेली जो माइंस हैं बालाघाट की, उनमें मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, तो शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। राज्यों का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया का तापमान कम रहता है। तो मुरैना और दतिया उत्तर भारत का हिस्सा है, अगर हम देखें तो वैसे भी इनका तापमान ज़्यादा होता है, तो सी सरासर गलत है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, जबकि आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। 74 में मंत्रिपरिषद
संघ की कार्यकारी सीमा के बारे में बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, और 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं वो आर्टिकल 71 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग, देखिए ये 2022 का पेपर है, 2025 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और महाभियोग जो है ये संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, और संविधान के उल्लंघन या महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा जो है औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ होता है। इन विच ईयर वॉज रिजर्व बैंक नेशनलाइज, तो किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके लिए जो अधिनियम था वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपसे आरबीआई से पूछे गए हैं उनमें एक है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसकी एक रिकमेंडेशन पर, तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, और आरबीआई का एक्ट 1934 का था। और अगर एक और एक्ट की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति का किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण तो आर्टिकल 222 के अंतर्गत आता है। तो ऐसे याद रख लीजिए, ट्रांसफर 222, तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में स्थानांतरण आर्टिकल 222 के अंतर्गत किया जाता है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और इसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। यही भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। 91वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी उसे सीमित किया गया था। इसमें कुल सदस्यों के, जैसे विधानसभा के कुल सदस्य या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% जो है अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हो सकती है। दिल्ली जैसे राज्यों के लिए ये संख्या 10% की गई थी। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की, तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन, जबकि 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और इसी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं 1919 के अधिनियम को। और इसके माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, साथ ही द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी इसमें की गई थी। इसके अलावा सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता देकर पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा इस एक्ट के माध्यम से दिया गया था। और इस 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग बनना था, जिसके आधार पर 1927 में साइमन कमीशन बना, और 1928 में आकर ये भारत आया था साइमन कमीशन। किसने कहा संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का था। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग किस देश से नहीं गुजरती है, तो ये बांग्लादेश से मेकांग नहीं गुजरती, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, इन देशों से मेकांग नदी जो है वो गुजरती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इनमें से आपको बेटा अभी ध्यान रखना है कि रिसेंटली अगर हम बात करें तो कल म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप भी आया है, तो ये भी करंट के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर अधिकतम थी,
तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में जो महिला साक्षरता, कैसे याद रखेंगे, माँ से मिजोरम, माँ से महिला, तो महिला साक्षरता जो है वो मिजोरम में सर्वाधिक है। केरल में 92.07% महिला साक्षरता सर्वाधिक है, इसके बाद मिजोरम में है और उसके बाद लक्षद्वीप में है। तो चूंकि इस आंसर में केरल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा केरल के बाद मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो इसको बस ऐसे याद रख लीजिए। 2025 में फिर से रिपीट हुआ है 2022 का क्वेश्चन, तो मेघालय, मेघ हमेशा ऊपर होते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मेघालय में रही है, जबकि सबसे कम मिनिमम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नागालैंड में नेगेटिव रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर है 90 ईस्ट रिज निम्नलिखित में से किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर या इंडियन ओशियन में 90 ईस्ट रिज जो है वो पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। 90 ईस्ट रिज एक आयामी है जिसमें हिंद महासागर के तल पर स्थित संरचना है। यह पर्वत श्रृंखला 5000 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व भारतीय पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है, तो आंसर करेंगे आप हिंद महासागर। भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, सही बात है। गुजरात में कुछ पवन ऊर्जा की 22% है। 2021 में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा कुल क्षमता का 24% था। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है, ये आंसर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक्ड देश नहीं है। नेपाल, थाईलैंड, भूटान और लाओस। तो यहाँ पर थाईलैंड जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि लैंडलॉक्ड नहीं है। और लैंडलॉक्ड का अर्थ क्या होता है कि ऐसे देश की सीमा किसी भी, या तो जो लैंड बाउंड्री है वो किसी अन्य देश से ना टकराए, या फिर आपका पानी की सीमा से ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेपाल, भूटान और लाओस स्थलरुद्ध देश हैं, जबकि थाईलैंड स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड देश नहीं है। लो अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे देश में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तो बिल्कुल लो अयस्क के भंडार हैं। कुल भंडार का 80% झारखंड और उड़ीसा में है, ये गलत है। 50%, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया था 2024 के पेपर में, उसमें यहाँ ये लिखा था कि 50%, तो 80% नहीं है ये, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लो अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, और मयूरभंज जिले में लो अयस्क उड़ीसा में। तो उड़ीसा मयूरभंज है, कर्नाटक सही है, यानी बी आंसर जो है इसका सही नहीं होगा। कौन सा राज्य देश में मूंगफली, तो मूंगफली में गुजरात जो है वो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत अफ्रीका में, कैसे याद रखेंगे, ए से एटलस, ए से अफ्रीका, तो एटलस जो है वो अफ्रीका में है। और स्पेसिफाई पूछें तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से होकर ये गुजरता है। सुंदरबन, तो सुंदरबन आपके तटीय या ज्वारीय वन, तो टाइडल फॉरेस्ट के लिए सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ये भारत की सबसे बड़ी नमभूमि या वेटलैंड के रूप में, यहाँ पर जो टाइगर पाए जाते हैं वो मछलियों को खाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा। टाइडल फॉरेस्ट बेसिकली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ही एक तरीके के होते हैं। कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है, तो कोर्टेशा नहीं है। एलेक्सा, कोर्टेना और सिरी, ये तीनों आभासी सहायक हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कॉर्टेना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित किया गया था, एलेक्सा जो है वो आपका अमेजन का है, और एप्पल इंक द्वारा किया गया था सिरी का इस्तेमाल, जबकि कार्टेशा एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, तो नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना, नागरिकों को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये आपका सी आंसर सही है। ए आंसर में अगर आप यहाँ पर अधिकार देने की बात को हटा देंगे तो ये आंसर भी सही हो जाता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के फादर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं,
तो अनुपालन है, कंप्लायंसेस, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करना है, खतरे की रोकथाम, तो ऑल यहाँ पर सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से डायोड में कौन सा अत्यल्प उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि टनल डायोड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो क्षमता इसके पक्षपात का स्रोत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो बेसिकली इम्पोर्टी इंजेक्शन, देखिए तापीय सक्रियता है, संघट्ट आयनीकरण है और प्रकाशिक सक्रियता, ये तीनों होते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी इंजेक्शन इलेक्ट्रॉन होल तकनीक में नहीं उपयोग की जाती है। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो इसकी विश्वव्यापी पहुंच है, क्योंकि ई कॉमर्स से आप देखिए आज अमेजन पे आप ऑर्डर करिए, देश क्या कि दुनिया के किसी भी जगह पे आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, बस वहाँ पे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, सही बात है, नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये एक गलत बात है, खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, सही है, वह थकते नहीं ना ही विश्राम करते हैं, तो आंसर बी जो है वो गलत है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया नेटवर्क को आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटे कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग के नियुक्ति। तो आंसर होगा आपका सोशल नेटवर्किंग द्वारा आसानी से प्रचार करना, क्योंकि तभी तो अब जब आप इससे जुड़ेंगे तो उसका प्रचार करेंगे। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए निर्मल वर्मा इंपॉर्टेंट है, 2015 में स्थापित किया गया था। संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अनिवासी भारतीय को दिया जाता है। न्यूजीलैंड में हिंदी के विकास में योगदान देने के लिए रोहित कुमार हैप्पी को 2020 का निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह दा बारासिंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित है, और आपको ये ध्यान रखना 1955 में ये कान्हा नेशनल पार्क आया था, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, तो बैतूल के भारेबा जनजाति सही है। अलोह धातु ढलाई कला है, तो अलोह नहीं है, ये गलत है। और विवाह समारोह में सजावटी है, और उपरोक्त कथन यानी कि बी आपका सांची, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट है, किस स्तूप के तोरण पर अशोक और उसकी दो रानियां? तो सोनारी स्तूप जो है इस पर दो रानियों के बारे में जब बात की गई है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ शेखावत, सादत खां और ये, तो इन लोगों का संबंध इंदौर से रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। होलकर सेना से संबंधित थे, इन्हें इनडायरेक्टली होलकरों का सपोर्ट मिला हुआ था। फिर कौन सा युग्म गलत है? साकेत ओरछा में, प्रेमचंद्र उज्जैन में, मुक्तिबोध सागर में, तुलसी शोध संस्थान भोपाल चित्रकूट, तो ये आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, ना कि भोपाल में। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कल्चरी शासक गंगेदेव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया था? तो इसका जो वर्णन किया है वो अल-बरूनी ने किया था, इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी। अल-बरूनी की ही बुक है तहरीक हिंद या तारीख हिंद, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लोकमत समाचार पत्र का पब्लिकेशन किया था। धर्मराजेश्वर, तो ये दसपुर अभिलेख जिसे लगातार आने वाला श्रेय दिया जाता है कि मंदसौर अभिलेख, दसपुर अभिलेख, ये तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सिंह, श्याम और धनैया बाई कलाकारों में किस कला से संबंधित है? तो ये गोंड चित्रकला से संबंधित है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। राज्यवार कच्चे कोयले का उत्पादन, ये सब आप देख लीजिएगा लिस्टिंग में। फिर आ जाता है कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए? तो कपास और केला आपके बुरहानपुर से संबंधित है, बुरहानपुर को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार
कहा जाता है। और यहीं बुरहानपुर के ही असीरगढ़ का अभियान अकबर के द्वारा अंतिम अभियान के रूप में किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि बुरहानपुर में ही खूनी भंडारा जो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा निर्मित किया गया था, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में काम करता है। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में? तो खुटिया पटेल जो है वो सहरिया के लोगों में प्रचलित होता है। भारत की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो डिंडोरी का 94 है, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 भोपाल का है, और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो शुरुआत में 1000 राशि देने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में कितनी बार? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977, सॉरी 29 अप्रैल से 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980, और तीसरा 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993। अभी जैसे इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार आपातकाल के समय कौन थे राज्यपाल, तो आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो घूम फिर के उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस यूजली आते रहें। पंचायत घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कर सकता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा जिस भी मंत्री को निर्दिष्ट मंत्री के रूप में बनाया जाता है वही उसकी अध्यक्षता करता है। नियम 8 में इसका वर्णन दिया गया है। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल थी, जो कि 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक बनी थी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रविशंकर शुक्ल जी थे। ये भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्होंने औपचारिक टोपी का त्याग कर दिया था जो अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स एम 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आंसर होगा ये आपके पूना मध्य प्रदेश पूना महाराष्ट्र का होगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला 2021 में थी? तो ये महू में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023, तो 2023 इंदौर में, और अभी 2025 में ये जो शिखर सम्मेलन था ये भोपाल में आयोजित किया गया है। एफएओ का मुख्यालय, तो एफएओ का मुख्यालय रोम में है। फूड एंड एग रोम इटली के अंतर्गत आता है। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। इस योजना का लक्ष्य 2019 तक देश भर के प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन से 24/7 जोड़ने की बात की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना, अच्छा कई लोग कृषि समझेंगे, कृषि का सौभाग्य है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विद्युत का ही सौभाग्य है। वर्तमान में जब ये 2023 का चूंकि पेपर के समय की बात 2023 की बात की जा रही है, तो भारतीय थल सेना के उस समय तो मनोज पांडे थे, पर वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जो हैं भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं, जो कि 30 जून 2024 से कंटिन्यू है। फिर है ये कप आपको इनसे मिलाना है, तो रंगास्वामी कप कौन सुमिलित है? तो रंगास्वामी कप जो है आपका हॉकी से संबंधित है। शीश महल जो है वो क्रिकेट से है, तो बी सही होगा। यादवेंद्र कप हॉकी से संबंधित है, और रॉबर्ट्स कप जो है एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो ईयरली होता है। हॉकी के लिए 2020 के लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि रोमेश पठानिया को दिया गया था। फीफा वर्ल्ड विश्व कप गोल्डन बॉल पुरस्कार 2022 के लिए, तो 2022 का लियोनेल मेसी को दिया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है, जिसमें राज्य का गृह मंत्री भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसके अलावा विपक्ष का नेता, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 अशासकीय सदस्यों को जोड़ने की बात की गई थी।
मानवाधिकार आयोग के संबंध में, मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही होंगे। सतर्कता, हाँ, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश, तो ये थी आपकी के संथानम समिति जो 1962 में बनी थी, और 4 में इन्होंने इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीसी की स्थापना की गई थी। तो संथानम समिति जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आई थी। 2025 में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जबकि आर्टिकल 332, अगर आप इसका भी रिपीटेशन देखें तो विधानसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण की बात की जाती है। और 342 में एक और क्वेश्चन था कि जनजातियों से संबंधित जो अधिसूचना जारी होती है वो 342 के अंतर्गत होती है। तो अगर आप ऑप्शन को थोड़ा पढ़ के जाएं तो कितने सारे क्वेश्चन है जो एक ही क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं। कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त तो राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो आपको ध्यान रखना है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, तो जो MLA होता है वो कभी भी सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। पत्रकारिता, विधि, विज्ञान, इनसे संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए तो आर्टिकल 315 से 323 तक का प्रावधान है, इसलिए आंसर होगा बी। नीति आयोग की स्थापना के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत में CAG के वेतन और सेवा शर्तें, तो वेतन भत्ते जो हैं CAG के वो शेड्यूल 2 में है, ऐसे याद रख लो। वेतन 2, तो अनुसूची 2 में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा मंत्री, ठीक है, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, इन सब का वर्णन जो है वो शेड्यूल 2 में अनुसूची 2 में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था और 15 फरवरी 1994 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। इस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल विद्यमान था, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और ये विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश था ये संगम वंश के शासक थे। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी की एक दोहे हैं, कई बार सुना जाता है घरों में इनको। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती किस नाम से? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है और ये खेती तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी और बॉम्बे में 1849 में की गई थी। इसको मानव धर्म सभा से गहरा संबंध है, जिसकी स्थापना 1844 में सूरत में हुई थी। याद रखिएगा, परमहंस मंडली की स्थापना में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो डायरेक्टली ये एक बार ऐसे भी पूछा गया कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो दादोबा पांडुरंग थे। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करें तो 9 अगस्त, तो 8-9 अगस्त 1942 ज़्यादा अच्छा आंसर है। चूंकि इसमें 8 अगस्त है नहीं तो 9 अगस्त को यहाँ पे सही मान लिया जाएगा। तहरीक-ए हिंद, अभी हमने ऊपर भी बात की थी, तो अलबरूनी जो थे इनकी ये बुक है तहरीक-ए हिंद, तारीख-ए हिंद। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 18 कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में, जिसे हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सिद्धू कानू चांद भैरव, इन भाइयों के द्वारा झारखंड में ये स्थापित किया गया था। तो 30 जून 1855 को सिद्धू कानू चांद और भैरव इसके प्रमुख नेता थे। फूलों और झानों की मदद से किया था इन्होंने। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी 31 मार्च 1867 को। तो याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। तो प्रार्थना आत्मा से करो परमात्मा मिल जाएंगे, और किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी।
कौन बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है किस स्थान पर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बलसार में नहीं है, बाकी आप देखेंगे तो अजंता, बाघ और सांची। देखिए बाघ की गुफाएं जो हैं ये गुप्त काल की, लेकिन यहाँ रंगमंडल है चौथे में, इसी में महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है, यहाँ पर पद्मपाणि बुद्ध की मूर्ति भी है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन गुप्त काल की रचनाएं हैं ये। अलवार और नैनार संत, तो अलवार संत जो है वो 12 हैं और नैनार संत जो हैं वो 63 हैं। अलवार जो हैं वो भगवान विष्णु या वैष्णव धर्म वाले हैं, जबकि नैनार जो हैं वो भगवान शिव या भोलेनाथ की पूजा करने वाले माने जाते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्जिट, तो एटलस और एक्सिस के बीच में अगर हम देखें, अपनी ये मुंडी ऐसे यस इस तरीके से जो हिल रही है, यही ज्वाइंट है आपका, ये सिनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत होता है। जीएम क्रॉप्स बीटी ब्रिंजल, तो बीटी ब्रिंजल जो है आप देखेंगे तो ड्रॉट रेसिस्टेंट है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस है, फंगल रेसिस्टेंस है। तो मुख्य रूप से किसके लिए विकसित किया गया था? तो कीट प्रतिरोधी, क्योंकि सूखा प्रतिरोधी तो और भी फसलें हो सकती हैं, लेकिन बैगन में आप अगर देखें तो बीटी बैगन, जैसे आप लोगों ने अगर आज से 10-15 साल पहले की आप घटना देखिए, तो जब आप बैगन खरीदने जाते थे तो घर वाले एक ही सलाह देते थे, बेटा देख के लाना कीड़े ना हो। तो इसीलिए कीट प्रतिरोधी फसलें जो हैं, और ये जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका होगा, कीटों को ही ध्यान में रखकर इसको किया गया था। ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इसीलिए इसे कोएगुलेशन एंटी कोएगुलेंट विटामिन के रूप में भी देखते हैं हम, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो रक्त का थक्का, अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इटाई इटाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, जैसे मिनीमाटा मरकरी से, इटाई इटाई कैडमियम से हुई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक से जैसे ब्लैकफुट होती है, नाइट्रेट के कारण आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। अगर इन चारों ऑप्शन को याद रखें तो नेक्स्ट ईयर में एक आध क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में हमारे देश में किन चिन्हों को प्रसंस्कृत खाद्य फसलों के, तो इसके लिए आप देखिए तो एफपीओ का इस्तेमाल किया जाता है। आयुष, तो आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी होता है। द एरिया, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र या दो बायोम के बीच का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ये ओवरलैपिंग एरिया होता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो इकोटोन है ये, डी होगा आंसर। और कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो आप देखिए कल जब मैं 2023 का पेपर करा रहा था तब भी उसमें हॉट स्पॉट था, आज मैं 2022 का पेपर करा रहा हूँ तब भी उसमें हॉट स्पॉट की बात की गई है। तो हॉट स्पॉट जो अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स की है, जिसमें 70% जो वहाँ की स्पीसीज होती है, एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो नष्ट हो रही होती हैं। और भारत में जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, ये सब आपके जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पश्चिमी घाट। फिर है विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी वायु की गति को एनीमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। और नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में भदभदा क्षेत्र पे स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर भदभदा डैम जो है वो बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे 2022 के ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।